नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा है। मैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाजपुर ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ। मैं आज आप लोगों के समक्ष छायावाद की प्रमुख कवित्री एवं गद्यकार महेशी महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। इस सत्र में पहले संस्मरण क्या है तथा उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। तदुपरांत संस्मरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तात्विक समीक्षा की जाएगी। संस्मरण की व्युत्पत्ति संस्कृत के इस्म धातु से हुई है। इस्म धातु में जब ल्युट प्रत्यय एवं सम उपसर्ग लगता है तो संस्मरण शब्द की व्युत्पत्ति होती है। इस प्रकार संस्मरण का अर्थ हुआ सम्यक स्मरण। संस्मरण को अंग्रेजी में मेमोयर्स कहा जाता है। इसका संबंध लेखक की स्मृति से होता है। स्मृति में वही अंकित होता है जिसने लेखक की भावनाओं को सबसे अधिक उद्वेलित किया हो। संस्मरण को परिभाषित करते हुए डॉक्टर विजयपाल सिंह लिखते हैं कि संस्मरण में किसी व्यक्ति से संबंधित स्मृतियों का अंकन किया जाता है। संस्मरण उसे कहते हैं जिसमें किसी महान व्यक्तित्व की स्मृति का आत्मीय चित्रण किया जाता है। डॉक्टर रघुवंश कहते हैं कि संस्मरण लेखक जो स्वयं देखता है, जिसका वह अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अनुभूतियां भी होती हैं। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत संस्मरण को इस प्रकार परिभाषित करते हैं: भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में से कुछ स्मरणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामूलक संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट कर रोचक ढंग से यथार्थ रूप में व्यक्त कर देता है, तब उसे संस्मरण कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संस्मरण गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपने संपर्क में आए हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित स्मृतियों को अनुभूतिमयी बनाकर चित्रात्मक एवं कलात्मक शैली में प्रस्तुत करता है। जिस तरह गद्य की अन्य विधाओं उपन्यास, कहानी, एकांकी, नाटक इत्यादि में तत्व होते हैं और उन्हीं तत्वों के आधार पर हम उसका मूल्यांकन विश्लेषण करते हैं, उसी तरह से संस्मरण के भी कुछ तत्व होते हैं। संस्मरण एवं रेखा चित्र के तत्व प्रायः समान होते हैं। वस्तु एवं शिल्प के आधार पर संस्मरण के तत्व हो सकते हैं वर्ण विषय, पात्र एवं चरित्रांकन, वातावरण एवं परिवेश, भाषा शैली एवं उसका उद्देश्य। आधुनिक हिंदी गद्य की कुछ विधाएं ऐसी हैं जिनके तत्व परस्पर इतने घुले मिले होते हैं कि उन्हें परस्पर अलग कर पाना दुष्कर होता है। संस्मरण और रेखाचित्र ऐसी ही गद्य विधाएं हैं। रेखाचित्र और संस्मरण के सूक्ष्म अंतर को इस प्रकार समझा जा सकता है। रेखाचित्र में चित्रित व्यक्ति, वस्तु और घटना अतीत से संबंधित होते हैं और उनका संबंध वर्तमान से भी हो सकता है, जबकि संस्मरण में वर्णित व्यक्ति, वस्तु और घटना केवल अतीत से ही संबंधित होती हैं। रेखाचित्र की विषय वस्तु संक्षिप्त होती है, परंतु संस्मरण की विषय वस्तु रेखाचित्र की अपेक्षा विस्तृत हो सकती है। रेखाचित्र मुख्यतः वस्तुनिष्ठ होता है। संस्मरण में रेखाचित्र की अपेक्षा कम वस्तुनिष्ठता होती है। रेखाचित्र में साहित्यकार का वस्तु के साथ रागात्मक संबंध अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि संस्मरणकार अपने विषय से घनिष्ठ रागात्मक संबंध जोड़े रखता है। रेखाचित्र का विषय पूर्ण रूप में मूर्त होकर सामने आता है। संस्मरण में विषय के किसी विशेष पहलू का ही परिचयात्मक अंकन किया जाता है। रेखाचित्र के पात्र सभी वर्गों से संबंधित हो सकते हैं। संस्मरण में लेखक प्रायः प्रसिद्ध व्यक्तियों को ही लेता है। महादेवी वर्मा रेखाचित्र एवं संस्मरण में अंतर करती हुई कहती हैं, रेखाचित्र एक बार देखे हुए का भी हो सकता है, जिसमें व्यक्तित्व की क्षणिक झलक मिल सकती है। इसके अतिरिक्त इसमें लेखक तटस्थ भी रह सकता है। हमने किसी को क्रोध की मुद्रा में देखा और किसी अन्य मुद्रा में देखने का अवसर हमें नहीं मिल सका। ऐसी स्थिति में हम तटस्थ भाव से उसकी क्रोधित मुद्रा का ही रेखाचित्र दे सकेंगे और तटस्थ भी रह सकेंगे।
यह प्रकरण हमारी स्थायी स्मृति में खो भी सकता है, परंतु संस्मरण हमारी स्थायी स्मृति से संबंध रखने के कारण संस्मरण के पात्र हमारे घनिष्ठ परिचय की अपेक्षा रखता है, जिससे हमारे अनुभूतियों के क्षणों का भी योगदान रहता है। इसी कारण स्मृति में ऐसे क्षणों का प्रत्यावर्तन भी सहज हो जाता है और हमारा आत्मकथ्य भी आ जाता है। संस्मरण के प्रमुख तत्व वर्ण विषय, पात्र एवं चरित्रांकन इत्यादि हैं। हमने ये देखा कि संस्मरण और रेखाचित्र में किस तरह के अंतर होते हैं। महादेवी के संस्मरणों को अधिकतर विद्वानों ने संस्मरणात्मक रेखाचित्र कहा है, क्योंकि उसमें संस्मरण और रेखाचित्र की दोनों विशेषताएं घुली मिली सी हैं। अब हम संस्मरण की तात्विक समीक्षा पर चर्चा करेंगे। इसका पहला तत्व है वर्ण विषय। महिषी महादेवी वर्मा छायावाद की एक प्रमुख कवयित्री ही नहीं है, अपितु वे एक सुप्रसिद्ध निबंध लेखिका, रेखाचित्र एवं संस्मरण लेखिका भी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनका बहुत ही प्रसिद्ध संस्मरण है। यद्यपि डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे संस्मरणात्मक रेखाचित्र कहा है। निराला का व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों विविधता से भरे हुए हैं। महादेवी ने इस संस्मरण में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन से प्रेरक और प्रमुख घटनाओं की संक्षिप्त, मार्मिक और वास्तविक अभिव्यंजना की है। महादेवी ने इस संस्मरण का प्रारंभ सावनी पूर्णिमा से किया है। निराला की बंधन शून्य कलाई को देखकर महादेवी ने प्रश्न किया, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? निराला ने उत्तर दिया, कौन बहन हम ऐसे भुक्खड़ को भाई बनावेगी। इस कथन में अव्यक्त चुनौती को महादेवी वर्मा ने स्वीकार किया और निराला को भाई स्वीकार कर उनके हाथ का राखी से अभिषेक किया। लेखिका, जो निराला की बहन बन चुकी थी, बार बार निराला से कहती थी कि वे अपने अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित कर लें। संयोग से निराला जी को कहीं से 300 रुपयों की पूंजी मिली, जिसे महादेवी को सौंप कर उनसे बजट बनाने को कहा। महादेवी जी इस संस्मरण में लिखती हैं, नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान की किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, वह जब निराला जी को पसंद आ गया, तब पहली बार मुझे अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व का अनुभव हुआ। पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। वह सवेरे ही पहुंचे, 50 रुपये चाहिए। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाली माँ को 40 मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। सारांश यह कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से में आ पड़ा। बड़े प्रयत्न से बनवाई गई रजाई और कोट जैसी नित्य प्रति की आवश्यक वस्तुएं वे प्रायः जरूरतमंदों को दान दे दिया करते थे। इस संस्मरण में महादेवी ने मैथिली शरण गुप्त के आतिथ्य से संबंधित स्मृति को भी चित्रित किया है, जो निराला के अतिथि सत्कार के भाव को व्यक्त करता है। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का कार्य वे अपने अतिथि के लिए स्वयं करते थे। कवि की यह सहृदयता सिर्फ दिखावे की नहीं है। महादेवी एक स्थान पर लिखती हैं, सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे। निराला की यह चिंता उनके समकालीन कवि सुमित्रानंदन पंत के लिए थी, जो टाइफाइड से पीड़ित थे तथा दिल्ली में थे। एक समाचार पत्र ने उनकी मृत्यु की झूठी सूचना छाप दी थी। एक बार अपरा रचना पर निराला जी को 2100 पुरस्कार मिलने की सूचना प्राप्त होती है। वह महादेवी को लिखते हैं कि वे अपनी सांस्थिक मर्यादा से वह रुपये मंगवा लें। बाद में वह कहने आए थे कि स्वर्गीय मुंशी नवजादिक लाल की विधवा को 50 प्रतिमास के हिसाब से भेजने का प्रबंध कर दिया जाए। गिरवे वस्त्र पहनकर संन्यास लेने की घटना भी अप्रत्याशित है। यदि कहा जाए कि जीवन जीने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को जो साधन होने चाहिए, निराला उनसे वंचित रहे तो गलत न होगा, किंतु इन विषमताओं को झेलते हुए भी उनके हृदय में कटुता की जगह सबके लिए ममत्व की भावना ही पली।
यह बड़ी बात है। कथ्य की दृष्टि से यह एक सफल एवं प्रभावशाली संस्मरण है। इसमें महादेवी ने निराला के जीवन की वह घटनाएं जो पाठकों के लिए प्रेरक एवं प्रभावकारी हैं चित्रित किया है। रोचकता संस्मरण के कथ्य की प्रमुख विशेषता होती है, जो आदि से अंत तक इस संस्मरण में विद्यमान है। क्योंकि निराला और महादेवी का संबंध भाई बहन का संबंध था, वह निराला को भली भांति जानती थी, इसलिए इस संस्मरण के कथानक में स्पष्टता भी है तथा ईमानदारी भी है। दूसरा तत्व है चरित्रांकन। पात्र एवं चरित्रांकन की दृष्टि से यह संस्मरण एक सफल संस्मरण है। संपूर्ण रचना के केंद्र में संस्मरण में एक ही प्रमुख पात्र होता है। प्रमुख पात्र के जीवन संदर्भों के माध्यम से ही जो संस्मरणकार होता है वह पाठकों को प्रेरित करता है। आलोच्य संस्मरण के प्रमुख पात्र महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। महादेवी के संस्मरण से निराला जी की जो विशेषताएं निकल कर आती हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेना अपेक्षित है। इस संस्मरण में निराला जी को कवित्री ने असाधारण व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया है। निराला जी अपने व्यक्तित्व में भी असाधारण हैं और अपने कृतित्व में भी। महादेवी जी उनकी असाधारणता के बारे में लिखती हैं। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आगे के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्रकथाएं आंक डाली हैं, जिनमें इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है। ऐसे असाधारण व्यक्तित्व को महादेवी ने भाषा, शैली, शिल्प के माध्यम से संस्मरण के रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरी जो प्रमुख प्रवृत्ति निराला जी के चरित्र की उभर कर आती है वह है उनकी उदारता और आत्मीयता। गोस्वामी तुलसीदास विनय पत्रिका में राम की उदारता के लिए लिखते हैं, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। राम बिना सेवा किए हुए ही, बिना याचना किए हुए ही दीनों पर द्रवीभूत हो जाया करते थे। उनकी उदारता के विषय में तुलसीदास जी लिखते हैं कि उनके समान इस संसार में कोई दूसरा उदार नहीं है। महादेवी ने इस संस्मरण में निराला को भी कुछ ऐसा ही चित्रित किया है, उनके स्वभाव को ऐसा ही उदार मना प्रदर्शित किया है। निराला स्वयं अर्थाभाव में रहते थे, परंतु दूसरों की सहायता के लिए सदैव आगे रहते थे। मुंशी नवजादिक लाल की विधवा की सहायता उन्होंने उदारता पूर्वक की। विद्यार्थी, मित्र, मजदूर, भिखारी, जिसे जो भी आवश्यकता हुई निराला जी ने बिना किसी चिंता के उसकी मदद की। द्वेष एवं संदेह उनके स्वभाव में नहीं था। पंत की मृत्यु की झूठी सूचना सुनकर उनकी विह्वलता उनकी आत्मीयता को ही द्योतित करती है। वह अवोढर दानी थे, बिना कुछ सोचे समझे दान कर दिया करते थे। निराला का एक प्रमुख गुण है उनका ओढ़रदानी होना। यदि निराला जी के जीवन शैली को देखकर कहा जाए तो उन्हें हम विपन्न नहीं कह सकते हैं। हाँ, उनका जीवन आस्थता व्यस्तता वाला था। उनकी जीवन शैली दानीकरण की तरह थी। यही कारण रहा होगा कि उनके पास जीवन संचालित करने वाली आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहा होगा। वह नित्य प्रति की आवश्यक वस्तुएं भी जरूरतमंदों को दान दे दिया करते थे। महादेवी उनकी इसी प्रवृत्ति को लिखती हैं। बड़े प्रयत्न से बनवाई गई रजाई, कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जाए, जो साधन मात्र है। इस निबंध से उनकी एक प्रमुख विशेषता, एक प्रमुख प्रवृत्ति, एक प्रमुख स्वभाव उभर कर आता है, वह है अतिथियों का सेवा भाव। अतिथि देवो भव की प्राचीन परंपरा अतिथि सत्कार की पवित्र परंपरा से जुड़ी रही है। अब यह परंपरा टूट रही है। इस टूटती हुई परंपरा
के विषय में इस संस्मरण में महादेवी वर्मा ने लिखा भी है कि अब अतिथि पूजा के वैसे अवसर कम ही आते हैं, और यदि आ भी पड़े तो अतिथि देवता के क्षौर, अभिषेक, श्रृंगार आदि संस्कार बेरा नौकर आदि करा देते हैं। निराला जी अतिथि की सेवा सत्कार स्वयं करते थे, फिर चाहे उसके लिए भोजन बनाना हो, जूठे बर्तन मांजना हो इत्यादि। इस संस्मरण में महादेवी ने निराला के वैष्णव अतिथि मैत्री शरण गुप्त के आवश्यक आतिथ्य का चित्रण किया है, जिससे निराला का अतिथि सेवा भाव द्योतित होता है। एक और जो सबसे प्रमुख प्रवृत्ति इस संस्मरण में निराला जी की प्रकट होकर के आई है, वह है उनका विरुद्धों का सामंजस्य। निराला का जीवन विरोधी भावों से भरा हुआ है। वह सड़ी गली परंपराओं का विरोध करने वाले हैं, फिर चाहे वह सामाजिक परंपराएं हों या साहित्यिक। उनके इस गुण को महादेवी वर्मा इन शब्दों में रूपायित करती है। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल डील-डौल देखने वाले के हृदय में आतंक उत्पन्न कर देता है, जो उनके मुख की आत्मीयता दूर करती चलती है। इस प्रकार इस संस्मरण में महादेवी जी महाप्राण निराला के गरिमामयी प्रेरक व्यक्तित्व का अंकन करने में पूर्णतः सफल हुई हैं। संस्मरण का जो प्रमुख तत्व है वर्ण विषय, चरित्रांकन, इसके अतिरिक्त वातावरण भी संस्मरण का एक प्रमुख तत्व होता है। इस संस्मरण का वातावरण और परिवेश बहुत ही सुंदर है। संस्मरण ऐसी विधा है जिसमें रचनाकार चित्रित पात्र को उसके परिवेश के साथ उपस्थित करता है। वह संस्मरण प्रभावपूर्ण हो जाता है जिसमें वर्णित पात्र का रहन सहन, सुख दुख, खान पान, आस पड़ोस अभिव्यक्त हुआ हो। देखिए, महादेवी ने निराला के सुख सुविधा शून्य घर के परिवेश का कितना प्रभावकारी चित्रण किया है। बगल में गुप्त जी के बिछोने का बंडल दबाए दियासलाई के क्षण प्रकाश, क्षण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनके कठोर साहित्य साधना का मूक साक्षी रहा है। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा, पर तेल में खाली मिट्टी का दिया, मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा हो। संस्मरण का एक प्रमुख तत्व होता है शिल्प, क्योंकि भाषा शैली के माध्यम से ही लेखक अपनी स्मृतियों को रूपायित करता है, चित्रित करता है। इसलिए जिस संस्मरण की भाषा शैली जितनी श्रेष्ठ होगी, अभिव्यंजना में जितनी सुकर होगी, सुंदर होगी, वह संस्मरण भी उतना ही प्रभावशाली बन जाएगा। इस संस्मरण का शिल्प छायावादी अभिव्यंजना कौशल से बोझिल होने के साथ सारगर्भित है। संस्कृतनिष्ठ शब्दों में कवित्वपूर्ण शैली के माध्यम से अपनी संवेदना को मूर्त स्वरूप प्रदान करने में महादेवी सिद्धहस्त हैं। इस संस्मरण में महादेवी ने भले ही संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया है, परंतु भाषा में ऐसी चित्रात्मकता है कि बिंब स्वतः ही आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। संस्मरण की शैली साहित्यिक, अलंकारिक, विवेचनात्मक एवं सूत्रात्मक है। इस संस्मरण के शिल्प के संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है, महादेवी कवि होने के साथ चित्रकार भी हैं। वही अपने चित्रों की पृष्ठभूमियों में आंकती हैं। किन रेखाओं को किन रंगों में डाला जाए, यह महादेवी को खूब मालूम है। चित्र को रंगीन बनाने में वह अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का उपयोग करती हैं तथा बिंबात्मक बनाने में अलंकार का उद्देश्य, जो संस्मरण का प्रमुख तत्व होता है। विविध जीवन संदर्भों से जुड़े प्रेरणाप्रदायक विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन की मधुर एवं उद्वेलित करने वाली स्मृतियों का चित्रांकन संस्मरणकार का उद्देश्य होता है, ताकि वर्तमान जटिलताओं से पूर्ण वातावरण में मानव मात्र को एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, श्रद्धा, विश्वास, दया, प्रेम, सहानुभूति जैसे मानवीय सद्गुणों के प्रति प्रेरित किया जा सके। इस संस्मरण में महादेवी ने निराला के व्यक्तित्व को उनके सभी प्रभावशाली गुणों के साथ चित्रित किया है। इस प्रकार इस संस्मरण के विशुद्ध विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महादेवी ने तटस्थ भाव से कवि निराला के हृदय में झांक कर उनकी विशेषताओं को पहचाना है। लेखिका ने निराला के व्यक्तित्व की सभी विशिष्टताओं को
अत्यंत प्रभावशाली एवं चित्रात्मक रूप में अभिव्यंजित किया है। यही इस संस्मरण की विशेषता है और यही इस संस्मरणकार की प्रमुख उपलब्धि है। पुनः हम किसी दूसरे विषय के साथ में मिलते हैं।